आज मैं आपको जॉर्डन की तारीख के बारे में बताना चाहता हूँ। जॉर्डन, जिसको हम अरबी में उर्दन कहते हैं, एक ऐसे दरिया का नाम है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज़ किया गया था। मिडल ईस्ट की तारीख के बारे में और मिडल ईस्ट के बारे में ये एक बड़ी मुनफरिद बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जहाँ भी आप मिडल ईस्ट में जाएंगे आपको जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको आप पाएंगे। वो आप हर दरिया, हर माउंटेन रेंज, हर वादी जो है वहाँ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो कि दुनिया की तारीख़ में इंतहाई अहम तस्वर किया जाता है। तो जॉर्डन के बारे में आपको ये बता रहा था कि जॉर्डन का मुल्क भी उस दरिया के ऊपर उसको नाम दिया गया जिसको रिवर जॉर्डन कहा जाता है, और ज़ाहिर बात है कि ये भी एक सेक्रेड रिवर है। 19वीं सदी के अंदर यूरोपियन कुव्वतों का जो असर और रसूख था मिडल ईस्ट पर, वो बढ़ता चला जा रहा था। एक तो वजह ये थी कि वो एक आलमी कुव्वत बन चुके थे, एक नौबादियाती निज़ाम उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कायम कर लिया था, तिजारत के अंदर वो पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, सरमायादारी निज़ाम उन्होंने जिसको दरियाफ्त किया, जन्म दिया, या आप कह सकते हैं इवॉल्व किया। तो उसके नतीजे में उनके पास अब इतनी कुव्वत आ चुकी थी कि तकरीबन सारी दुनिया पर वो अपनी एक हुक्मरानी, अपने अख्तियार को कायम करने में कामयाब थे। और मिडल ईस्ट के अंदर, बल्कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर, चाइना के अंदर भी और साउथ एशिया के अंदर भी वो अपना रसूख इस तरह से बढ़ाते थे कि जो काउंसलेट सेटअप करते थे उनके ज़रिए उनका बहुत सारा असर, सियासी असर जो है ख़ित्ते पर पड़ता था। वो इस तरह से कि जिस तरह ब्रिटिश काउंसलेट है या फ्रेंच काउंसलेट है, वहाँ पर मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के इलाके के अंदर भी उन्होंने इस तरह के काउंसलेट सेटअप किए, और जो उस खित्ते की बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी उनको वो एंटरटेन करते थे, उनको वो बुलाते थे कि आएँ आप हमारे पास, आएँ आप खाना खाएं वगैरह वगैरह। इसके नतीजे में उनकी दोस्तियाँ यारियाँ बढ़ जाती थी, और दोस्तियों यारियों के नतीजे में फिर वो उस खित्ते की सियासत पर भी असर रसूख रखते थे। तो एक जो इंतहाई अहम फैमिली थी, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली फ़लस्तीन के इलाके के अंदर, जेरूसलम वगैरह के अंदर, वो थी हुसैनी फैमिली, जिनका दावा ये था कि वो सैयद हैं और बहुत अमीर फैमिली थी, बहुत असर रसूख रखती थी। बल्कि 250 साल आप कह सकते हैं, इलान पापे की किताब अगर आप पढ़ें हुसैनी फैमिली पे, तो 250 साल वो उस इलाके की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पुरअसर फैमिली थी, ख़ानदान था। इसी तरह हिजाज़ के अंदर एक और फैमिली जो कि हाशिमाइट फैमिली थी, उनके हेड थे हुसैन बिन अली। हुसैन बिन अली ने हेनरी मकमोहन के साथ ये मुआहदा किया कि वो अरबों को मुनज़्ज़म करेंगे और उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़ उनको बगावत पर उकसाएंगे, और इसके बदले में, इसके एवज़, ब्रिटेन जो है वो अरब इलाके को एक रियासत बनाएगा, और वो रियासत इस हाशिमाइट फैमिली को मिलेगी। ये उस हवाले से पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि वादा तो इसमें यह किया गया था कि ये पूरे का पूरा इलाका फैमिली के कंट्रोल में आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर ये ज़रूर हुआ कि दो बड़े बड़े खित्ते या दो बड़े बड़े मुल्क इस फैमिली के कंट्रोल में आए। उसमें सबसे पहले है एमिरेट्स ऑफ ट्रांस जॉर्डन, जो कि 1921 के अंदर कायम हुआ, और उसके साथ इराक। पहला यानी एमिरेट्स ऑफ ट्रांस जॉर्डन जो है वो अब्दुल्ला द फर्स्ट के कंट्रोल में आया, और दूसरा इराक हुसैन बिन अली के दूसरे बेटे यानी कि शाह फैसल के कंट्रोल में आया, किंग फैसल के कंट्रोल में आया। अब ये रियासतें कायम तो हो गई, मगर इन रियासतों को चलाने के लिए जो फ़ौजें चाहिए थीं, जो ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी, जो रियासती इदारे चाहिए थे, उनको कायम करने में अब ब्रिटेन का एक इंतहाई कलीदी अहम किरदार था। वो इस तरह से कि ब्रिटेन ने ही 1920 और 1923 के दरमियान एक फ़ौज बना कर दी जिसका नाम अरब लीजन जाना जाता है, वैसे उसका नाम अरब आर्मी था। और ये फ़ौज जो है, इसके बारे में यूनिक बात ये थी कि मुकम्मल तौर पे ब्रिटेन इसकी माली मामलात को हैंडल करता था, यानी कि इसकी फाइनेंसिंग सारी ब्रिटेन से ही होती थी, और इसके सारे के सारे ऑफिसर्स जो थे, यानी आम सिपाही अरब थे, मगर सारे के सारे ऑफिसर्स जो थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे। ये फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई, और 1939 के अंदर एक बहुत अहम शख्स जिनका नाम था जॉन बैगेट ग्लब ने इस फ़ौज की कमान संभाल ली। वो लीजन के कमांडर बने, और इन्होंने यानी कि जॉन बैगेट ग्लब ने इस अरब लीजन को एक हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाया। बल्कि ये जो बैगेट ग्लब थे, इनको
उस इलाके के अंदर यानी जॉर्डन के अंदर इनका जो नाम पड़ गया वो था ग्लब पाशा। लोग इनको इस तरह से जानते थे कि ग्लब पाशा, क्योंकि उन्होंने इतना वक्त यहाँ पे गुजारा था और एक तरह से वो उस मुल्क की सियासत पर यानी कि जॉर्डन की सियासत पर उनका इतना असर रसूख था कि वो भी एक किस्म के पाशाही थे, अगरचे वो ज़ाहिर बात है कि ब्रिटिश थे। वर्ल्ड वॉर 2 में अरब लीजन ने एक अहम किरदार अदा किया, मिडल ईस्ट के अंदर भी और मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर भी। उन्होंने बरतानिया की हमायत की और उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग की जो कि बरतानिया के दुश्मन थे। और अंडरस्टैंडिंग आप जानते हैं, मैं कई दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ कि यही थी कि अगर ये अरब जो है ब्रिटेन को फेवर करेंगे, ब्रिटेन की मदद करेंगे, तो ब्रिटेन जो है वो एक पूरा अरब रिपब्लिक कायम करेगा, जो कि नहीं हुआ। बहरहाल 1946 के अंदर यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें कि अरब लीजन ने अपना किरदार अदा किया, इस वक्त इनकी फ़ौजें कोई तकरीबन 1600 हो चुकी थीं, 1600 सिपाही थे यानी कि अरब लीजन के पास। 1946 के अंदर उन्होंने इस जॉर्डन के मुल्क का नाम तब्दील कर दिया और उन्होंने नाम रख दिया हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, यानी कि जो हाशमाइट फैमिली है उसके नाम पर उन्होंने पूरे मुल्क का नाम रख लिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो मुल्क है उसका नाम हाउस ऑफ साउद पर बुनियाद रखता है। अब 1946 में हाशमाइट किंगडम ऑफ ट्रांस जॉर्डन तो कायम हो गया, मगर आप जानते हैं कि 48 के अंदर ज़ायनिस्ट ने बगावत की ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ब्रिटिश ने उसको कुचलने की कोशिश की वगैरह वगैरह, और थोड़ी देर बाद ज़ायनिस्ट ने अपनी जब हुकूमत कायम की, इज़राइल को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया, तो पहली अरब इजरायली वॉर 1948 के अंदर शुरू हो गई। इसमें अरब लीजन जो कि अब तकरीबन 4500 सोल्जर्स पर मुश्तमिल था और ओवरऑल कुव्वत उनकी 6000 थी, उसमें ऐसे भी लोग थे जो सोल्जर्स नहीं थे, उसने भी इजराइल पर अटैक किया। इजिप्ट भी था इसमें, सीरिया भी था इसमें, जॉर्डन भी था वगैरह वगैरह। मगर आप जानते हैं पिछले एपिसोड से कि इसमें सब अरब आर्मीज़ को, जो 7 कंट्रीज़ थी, उन सब की सब आर्मीज़ को शिकस्त हुई। 1949 में शिकस्त के बाद उन्होंने अपनी मुल्क का नाम तब्दील करके नाम रखा हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, यानी कि ट्रांस जॉर्डन को हटा के उन्होंने जॉर्डन रख दिया। अब इस पीरियड के अंदर यानी 1948 की जंग के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के इलाके पर अपना इख्तियार कायम कर लिया था और इस इलाके के हवाले से इजराइल का भी ये ख्याल था कि नहीं, अब उनकी फ़ौजें भी उसके बॉर्डर पे खड़ी थीं और टेंशन का एक माहौल था कि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है ये अब जॉर्डन के कंट्रोल में होगा या इजराइल के कंट्रोल में होगा। अब तो आप जानते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ पे फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो कायम हुई और पैलेस्टीनियन की रियासत एक कायम करने की कोशिश की गई। अभी उसको कहा तो नहीं जा सकता कि वो कायम हो गई। तो अब्दुल्ला जो थे उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह हमारा मुआहिदा हो जाए इसराइल के साथ कि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है जॉर्डन के ही कंट्रोल में रहेगा, इसराइल इसको टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेगा। जब ये रूमर आम पब्लिक के अंदर फैला तो इस पर लोगों को बड़ा ही गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि लोग ये समझते थे कि इसराइल, जो आम पब्लिक ये कहती थी कि इसराइल जो है वो एक ऐसी रियासत है कि जिसने ज़बरदस्ती ज़मीन छीन कर अपने आप को वहाँ पे कायम कर लिया है और 750,000 फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल किया है, भगाया है, जिसको नकबा द ग्रेट ट्रेजिडी कहते हैं। तो लिहाजा आम पब्लिक जो है वो इसराइल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी और इसराइल से किसी किस्म का मुआहिदा भी वो नहीं चाहती थी कि हो। तो इसलिए अब्दुल्ला जब जेरूसलम में थे तो उनको एक फ़लस्तीनी ने असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया। शाह अब्दुल्ला के जो ग्रैंडसन थे, जो बाद में शाह हुसैन बने, जॉर्डन के शाह बने, वो उस वक़्त 15 साल की उनकी उम्र थी और वो उस वक़्त अपने ग्रैंडफादर के साथ थे। और एक कहा यह जाता है कि उनके ग्रैंडफादर ने उनकी छाती पर एक छोटा सा मेडल लगाया और जब गोलियां चली तो एक गोली जो है उनको यहाँ लगनी थी, मगर उस मेडल की वजह से उनकी जान बच गई। पता नहीं ये बात सच्चा है या झूठ है, मगर बहरहाल ये एक मिथ सी बन गई है जिसका बड़ा पावरफुल असर है। तो मगर ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि शाह हुसैन पर इस असैसिनेशन का बहुत ही गहरा असर हुआ। एक तो ज़ाहिरी बात है कि एक 15 साला नौजवान की आंखों के सामने उसके ग्रैंडफादर का कत्ल होना, उसके दादा का कत्ल होना कुछ छोटी बात तो नहीं हो सकती, ज़िंदगी भर आप पर एक इंतहाई और एक बहुत बड़ा असर छोड़ती है। और दूसरी बात ये थी
कि उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये जो मामला है, इज़राइल के साथ डील करने वाला जो मामला है और फ़लस्तीनी जो प्रॉब्लम में, ये किस कदर हसास हैसियत रखता है, कितना सेंसिटिव मैटर है। तो जब शाह अब्दुल्ला की असैसिनेशन हुई, उनकी डेथ हुई, उनके जो बेटे थे उन्होंने 1951 के अंदर ही जिसको कहना चाहिए थ्रोन संभाल ली, उन्होंने हुकूमत संभाल ली। उनका नाम था तलाल बिन अब्दुल्ला। अब शाह तलाल ने सबसे पहले एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया। दूसरा ये भी कहा जाता है कि कुछ हद तक शाह तलाल जो थे वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ भी थे, मगर इस वजह से नहीं कि वो कोई एंटी इंपीरियलिस्ट थे या कोई सोशलिस्ट थे या कोई इनकलाबी थे, मगर इस वजह से क्योंकि ब्रिटेन ने जो वादा किया था कि ये पूरे का पूरा इलाका हाशमाइट किंगडम के कंट्रोल में होगा, हुसैनी फैमिली के कंट्रोल में हुआ। क्योंकि ब्रिटेन ने ये पूरा वादा नहीं किया, ये वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कुछ हद तक वो ब्रिटेन के खिलाफ थे। बहरहाल उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन 1952 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जो कि ब्रिटिश लाइन्स के मुताबिक था, मगर 1953 में उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई। कहते हैं कि उनको शिज़ोफ्रेनिया था, और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि अब मैं मुल्क की बादशाहत नहीं संभाल सकता। तो उन्होंने अपनी थ्रोन से एब्डिकेट किया और उनके बेटे हुसैन बिन तलाल अब बादशाह बन गए। हुसैन बिन तलाल की उम्र उस वक़्त सिर्फ 16 साल थी और ब्रिटेन के अंदर उनकी सारी तालीमात वगैरह हुई थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन के अंदर की थी, और ब्रिटेन ने बड़ा केयरफुली इस पूरी ट्रांजिशन को स्टेज मैनेज किया, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हो जाती तो ज़ाहिर बात है इंस्टेबिलिटी फैल सकती थी। तो इस वक्त कहा यह जाता है कि बेसिकली जो शाह हुसैन थे उनका नुक्ता नज़र जो था वो इंतहाई प्रो ब्रिटिश था। अब शाह हुसैन ने इक़्तिदार तो संभाल लिया, मगर उनके सामने 3 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, बहुत ही अहम चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि ब्रिटेन का जॉर्डन के ऊपर बहुत बहुत भारी ना सिर्फ असर था, मतलब एक तरह से ब्रिटेन ही वहाँ पे सारी सियासत करता था, क्योंकि 1948 के अंदर एंग्लो जॉर्डेनियन ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटेन के पास ये इख्तियार हासिल था कि वो अपनी फ़ौजें जो हैं जॉर्डन के अंदर रख सकता है और आप अपने ऑफिसर्स रख सकता है, और जॉर्डेनियन आर्मी जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। मतलब एक तरह से आप ये कहें कि बेसिकली जॉर्डेनियन आर्मी एक तरह से ब्रिटिश आर्मी थी, अरब आर्मी वो थी नहीं, सारा ऑफिसर कोर उनका ब्रिटिश था। दूसरा जो चैलेंज शाह हुसैन के सामने था वो ऑब्वियसली इसराइल के हवाले से था। इसराइल वेस्ट बैंक के हवाले से बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन रखता था, और इस मामले में फ़लस्तीनी जो वेस्ट बैंक के अंदर रहते थे, अब उनको जॉर्डन के अंदर ले तो लिया गया था, मगर ये फ़लस्तीनी अब जॉर्डन की अक्सरियत थे। अजीब व गरीब किस्म की बात है, मगर हकीकत ये है कि जॉर्डन की इस वक्त 2/3 आबादी फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल थी, यानी उसके अंदर 2/3 लोग जो थे वो फ़लस्तीनी थे। तो ये आइंदा जाकर जॉर्डन के लिए एक बहुत ही अहम मसला इसलिए बन जाता है क्योंकि जब फ़लस्तीनियों की लड़ाई इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू होती है, फ़लस्तीनियों की अपनी लड़ाई शुरू होती है एज पैलेस्टीनियंस, यानी पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म उभरता है, तो ये पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म फिर जॉर्डेनियन नेशनलिज्म या जॉर्डन की रियासत से टकरा जाएगा, आप देखेंगे। और तीसरा जो चैलेंज शाह हुसैन के सामने था वो ये था कि नासिर की जो यानी गमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट के सदर थे, उनकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ पूरी अरब दुनिया के अंदर फैलती चली जा रही थी, बल्कि उसके साथ साथ ये भी था कि वो ख्यालात फैलते चले जा रहे थे कि 1948 की शिकस्त की बुनियादी वजह अरब जो बड़ी बड़ी बादशाहतें हैं, जो बादशाह हैं, इनकी वजह से 1948 के अंदर शिकस्त हुई, और उसके नतीजे में कई मुल्कों के अंदर की और कई मुल्कों की फ़ौज के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे अफसर पाए जाते थे जो उनका ये ख्याल था कि हमें बादशाह को ख़त्म कर देना चाहिए और हमें एक रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। यानी कि नासिर की असर के नतीजे में रिपब्लिकन आइडियाज़, ऐसे ख्यालात जो कि बादशाहत के ख़िलाफ़ थे, वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर फैल रहे थे। 1954 के अंदर एक और दिलचस्प तब्दीली शाह हुसैन के सामने आई, और वो ये थी कि अब ब्रिटेन की ये कोशिश थी कि नासिर के ख़िलाफ़ एक पैक्ट बनाया जाए जिसका नाम था बगदाद पैक्ट, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और टर्की और इराक़ भी शामिल था, और ब्रिटेन की ये ख्वाहिश थी कि जॉर्डन भी इसके अंदर शामिल, और क्योंकि जो जॉर्डन की फ़ौज थी वो तो ब्रिटिश फ़ौज थी, तो इसलिए ये महसूस होता था कि फ़ौज से प्रेशर
शाह हुसैन पर यह था कि हमें भी बगदाद पैक्ट का हिस्सा बनना चाहिए, मगर इसके खिलाफ सड़क पर यानी कि ऑन द स्ट्रीट्स पब्लिक में अवाम में बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन था। अवाम की ये राय थी कि बिल्कुल हमें बगदाद पैक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें मिस्र के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें नासिर के साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो वो साम्राज्यी कुव्वतें हैं, ये यूरोपियन कुव्वतें, वो कुव्वतें जो कि हमें एक अपने नौबादियाती निज़ाम के अंदर जकड़ना चाहती, इनके हमें ख़िलाफ़ होना चाहिए। तो अब बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट जॉर्डन के अंदर होनी शुरू हुई बगदाद पैक्ट के ख़िलाफ़। और शाह हुसैन ने इनसे इस बात को समझा, इस सेंसिटिविटी को समझा कि अगर वाकई वो बगदाद पैक्ट में जाएंगे, अगर जॉर्डन को बगदाद पैक्ट में लेके जाएंगे तो इसके नतीजे में जॉर्डन के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलेगी। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, इसके नतीजे में जॉर्डन के अंदर पहली दफ़ा बाएं बाजू की सोच, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोच जो है वो फैलनी शुरू हुई, क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों का ही बेसिक ये प्लेटफॉर्म था उस पीरियड के अंदर, तो ख़ास तौर पे कि इस नौबादियाती निज़ाम के हमें ख़िलाफ़ होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्डन एक बहुत पॉपुलर पार्टी बननी शुरू हो गई। 1956 में ग्लब पाशा ने यह कहा शाह हुसैन को कि फ़ौज के अंदर कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं जो नासिर की हिमायत करते हैं, और शाह हुसैन वो आपके ख़िलाफ़ हैं और वो एक मिलिट्री कू प्लान कर रहे हैं। जिस तरह इजिप्ट के अंदर, जिस तरह सीरिया के अंदर मिलिट्री कू हुआ, इस तरह जॉर्डन के अंदर भी मिलिट्री कू होने जा रहा है, और मैं आपको ये लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स दे रहा हूँ, ये आपके ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं। अब बड़ा सीरियस मसला बन गया। ग्लब पाशा ने कहा इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए, मगर शाह हुसैन ने एक सीक्रेट मीटिंग की ग्लब पाशा से छुप कर अरब ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर्स तो वो नहीं थे, जूनियर ऑफिसर्स आप कह लें, उनके साथ मीटिंग वगैरह की, और शाह हुसैन ने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि वो इन ऑफिसर्स को हटा दें, उन्होंने ये फैसला किया कि वो ग्लब पाशा और ब्रिटिश ऑफिसर्स को हटा देंगे। एक अच्छा फैसला था। तो यही हुआ, इसको हम कहते हैं द अरबाइजेशन ऑफ द अरब लीजन, यानी कि जो अरब आर्मी थी, जॉर्डन की आर्मी थी, उसमें से अब उन्होंने ग्लब पाशा और दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स को हटाना शुरू किया, और अरब ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर पोजीशंस पे प्रमोट किया, और पूरी आर्मी जो है वो अब जो अरब्स के कंट्रोल में आ गई। ये एक अच्छा फैसला इसलिए भी था क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद अगर शाह हुसैन उलट फैसला कर लेते कि वो ग्लब पाशा की बात मान लेते, तो शायद जॉर्डन के अंदर मिलिट्री कू हो जाता। मतलब अच्छा फैसला इस नुक्ता नज़र से है कि तारीख तो शायद इसको अच्छा या बुरा ना कहे या क्या भी जो भी कहे, मगर शाह हुसैन के अपने नुक्ता नज़र से अच्छा फैसला था, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी बादशाहत बच गई। अगर वो उलट फैसला करते तो मेरा ख्याल है उनकी बादशाहत टूट जाती। 1956 में शाह हुसैन ने यह फैसला किया कि हम जॉर्डन के अंदर इलेक्शन कराएंगे, लिहाजा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के अंदर बाएं बाजू की कामयाबी हो गई, लेफ्ट की कामयाबी हो गई। याकूब ज़ियाउद्दीन जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्डन के, वो भी पार्लियामेंट के अंदर आ गए, और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो कि सुलेमान नबुल्सी की तहरीक थी, पार्टी थी, उसने इक़्तिदार हासिल कर लिया। अब ये भी एक सोशलिस्ट जहनीत के प्राइम मिनिस्टर थे, और नबुल्सी ने फौरी तौर पे आते ही सबसे पहले तो सोवियत यूनियन से इस्लाम दुआ करनी शुरू की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। इवन उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्डन का अखबार था, हफ्त रोज़ा अखबार था, उसको भी लीगलाइज कर दिया कि कोई मसला नहीं। मगर 1957 में शाह हुसैन ने कहा वी वांट दिस कंट्री टू बी इनएक्सेसिबल टू कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा एंड बोल्शेविक थियरीज। तो उसके नतीजे में, इस प्रेशर के नतीजे में 1957 में नबुल्सी ने भी CFJ यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्डन का जो अखबार है उसको बैन कर दिया। 22 अप्रैल में नबुल्सी ने एक पेट्रियाटिक कांग्रेस कॉल की नाबलूस में, जहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कि सोच के एतबार से, अपनी सियासी सोच के एतबार से एक तरफ तो बादशाहती निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, और दूसरी तरफ उनकी ये ख्वाहिश थी, इन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जो इजिप्ट और सीरिया के इंज़माम के नतीजे में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कायम हुआ है, जॉर्डन को भी उस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब शाह हुसैन के सामने दोबारा ये खौफ पैदा हो गया कि शायद मुल्क के अंदर शहनशाहियत के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़ एक और बगावत उभरेगी, और ख़ास तौर पे हो सकता है फ़ौज भी उसका साथ दे। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे
मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, सारी असेंबलियां तोड़ दी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। और उन्होंने बजाय इसके कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ऐसा बने, उन्होंने शाह फैसल के साथ रब्ता किया और इराक के साथ एक मुतहदा आप कह सकते हैं रियासत कायम करने की कोशिश की, जिसका नाम था हाशिमाइट अरब फेडरेशन। मगर यह हाशिमाइट अरब फेडरेशन नहीं चल सकी। उसकी वजह यह थी कि तकरीबन 6 महीने बाद ही इराक के अंदर एक मिलिट्री कू हुआ और वहां पे बादशाहत यानी कि शाह फैसल की बादशाहत खत्म हो गई। अब इराक के अंदर जो मिलिट्री कू हुआ उसको तो मैं बाद में कवर करूंगा। बहरहाल वो जो हाशिमाइट अरब फेडरेशन थी वो नहीं चल सकी। हुसैन ने फौरी तौर पे ब्रिटेन और अमेरिका से इमदाद मांगी। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मेरी इमदाद ना की तो जॉर्डन के अंदर बायां बाजू कामयाब हो जाएगा, जॉर्डन भी एक इजिप्ट बन जाएगा, जॉर्डन भी एक इराक या सीरिया बन जाएगा। तो ब्रिटेन ने फौरी तौर पे 4000 ट्रूप्स भेजे जो कि 1958 तक वहाँ पे स्टेशन रहे, और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स बैरूत में भेजे। बैरूत में ट्रूप्स भेजने की ये भी एक वजह थी कि बैरूत से ट्रूप्स इराक भी जा सकेंगे। बहरहाल ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब जैसे ही बैरूत में ट्रूप्स आए, लेबनान में ट्रूप्स आए, तो नासिर ने यह कहा कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो इराक जाने की उन्होंने कोशिश भी की तो हम उस अमेरिकन ट्रूप्स पे जो है अटैक कर देंगे वगैरह वगैरह, हम यानी कि इराक और इराकी इनकलाब का दिफा करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को रोक दिया। और मगर अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ब्रिटेन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता वो अमेरिका जिम्मेदारी पूरी करे, क्या कि शाह हुसैन को सपोर्ट करे। तो अब यूएस ने जॉर्डन को तकरीबन 40 to 50 मिलियन डॉलर्स की एनुअल सब्सिडी, यानी 40 to 50 मिलियन डॉलर्स उस ज़माने के डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के डॉलर की बात नहीं कर रहा, उनको एनुअल सब्सिडी देनी शुरू कर दी। यानी कि ब्रिटेन जो उनको सब्सिडी देता था फौज और वगैरह सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अब ब्रिटेन की सब्सिडी ख़त्म हो गई और अमेरिका की सब्सिडी शुरू हो गई। तो इस तरह जॉर्डन जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल से तो निकल आया, मगर अब वो अमेरिकन कंट्रोल के अंदर या अमेरिकन स्फीयर इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। 1958 को मैंने आपको बताया कि इराक की हुकूमत को ओवरथ्रो कर दिया था। अब 1964 में चंद साल बाद एक इंतहाई अहम अरब समिट हुआ। ये कायरो के अंदर समिट हुआ, यानी इजिप्ट के अंदर समिट हुआ, और यहाँ पहली दफ़ा शाह हुसैन और नासिर की मुलाकात हुई। ये मुलाकात इंतहाई दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि इस पूरे अरसे के अंदर, यानी कि ये 1958 से लेकर 1964 तक, नासिर जो हैं वो ये कहते आए थे कि जो अरब कंट्रीज़ के अंदर बादशाहतें हैं उनकी वजह से सोसाइटी मॉडर्नाइज नहीं हो रही, जदीदियत नहीं पैदा हो रही, मॉडर्न रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। बादशाहतें जो हैं वो जागीरदारी निज़ाम की नुमाइंदगी करती हैं और ये जागीरदारी निज़ाम अरब मुल्कों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो और ये बहुत पॉपुलर मैसेज था, और शाह हुसैन को बार बार ऐसे महसूस होता था कि नासिर के इन पैगामात के नतीजे में, जो रेडियो कायरो से पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर ब्रॉडकास्ट होते थे, तो शाह हुसैन को ये महसूस होता था कि इन रेडियो ब्रॉडकास्ट के नतीजे में मेरी कंट्री के अंदर मेरे खिलाफ बगावत के अनासर जो हैं वो फैल रहे हैं। तो लिहाजा ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। अब यहाँ जब मुलाकात हुई तो बहरहाल शाह हुसैन ने यह फैसला किया, पब्लिक प्रेशर भी बहुत था इस चीज़ पर, मुख्तलिफ मुल्कों का भी बहुत प्रेशर था कि एक जॉइंट अरब कमांड कायम किया जाएगा इसराइल के खिलाफ। यानी कि अब अगर इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुई तो तमाम अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके सेपरेट कमांड्स नहीं होंगे जिस तरह 1948 में था, मगर उनका एक जॉइंट कमांड होगा ताकि उनकी यूनिफाइड स्ट्रेटजी हो इसराइल के खिलाफ। तो हुसैन ने इससे एग्री किया। उसी समिट पे एक नई तंजीम का क़याम हुआ जिसका नाम था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा बहुत ही अहमियत रखती है। उसके पहले जो सदर थे, चेयरमैन थे, उनका नाम था अहमद शुकैरी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन पर मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। बहरहाल इस वक्त शाह हुसैन ने यह फैसला किया कि अगर PLO इस बात को कबूल कर ले कि वेस्ट बैंक जो है वो अब जॉर्डन के इख्तियार में रहेगा, तो शाह हुसैन और जॉर्डन जो है वो PLO को कबूल करेगा। तो यही मुआहदा तय पाया कि PLO ने यह फैसला किया कि जो जॉर्डेनियन इख्तियार है वेस्ट बैंक पर उसको PLO चैलेंज नहीं करेगी, बल्कि जॉर्डन के साथ काम करेगी, इसराइल के खिलाफ, इजिप्ट के साथ, सीरिया वगैरह सारे अरब कंट्रीज़ के साथ एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी में PLO जो है वो काम करेगी। यानी PLO इस वक्त
एक तरह से एक इंडिपेंडेंट तंजीम नहीं थी, बल्कि जो अरब कंट्रीज़ की एक कोशिश थी इसराइल के ख़िलाफ़, वो उसी मुश्तरका कोशिश का एक हिस्सा थी। अब आगे जाके देखेंगे कि जब यासिर अराफात ने अपना एक्टिविज़म शुरू किया, अपनी सियासी आप कह सकते हैं अपना सियासी काम शुरू किया और इसराइल पे अटैक शुरू किए और अल-फतह को कायम किया, किस तरह से, और फिर उसके बाद पीएलओ के वो चेयरमैन बने, तो फिर किस तरह से पीएलओ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म ही पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, और उसका क्या असर हुआ जॉर्डन की तारीख में, ये अगले एपिसोड में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।